पहला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है संशोधन के साथ में 448 अनुच्छेद है टोटल भारतीय संविधान में। याद में रख लेना, ये संशोधन के साथ में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है वो है भाग 3 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई शहर में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। भारत का नोट जारी करने का जो अधिकार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है कृषि से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि के क्षेत्र से। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? तो वो है 15% का। भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 15% का योगदान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो है 15% भाग में। भारत की मुख्य भूमि को 15% भौतिक भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, K2 पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। K2 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। K2 पर्वत जो कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है कुल 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी का नाम है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो है अमेज़न, जो कि है अमेज़न। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है अमेज़न नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडिस पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडिस पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है।
जो कि स्थित है नेपाल देश में, एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो ठंड मरुस्थल है, अंटार्कटिक मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और वहीं गर्म मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो है हिमालय। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वह है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जड़त्व से। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न, संवेग का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है द्रव्यमान गुणिला वेग। संवेग का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान गुणिला वेग। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बल और त्वरण से। न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वो है बल और त्वरण से संबंधित। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बताता है? तो वो बताता है क्रिया का प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन बताता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। अब अगला प्रश्न है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। जड़त्व का जो नियम है वो जो निर्भर है वो द्रव्यमान पर करता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये दो चीज़ें दर्शाती है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अब अगला प्रश्न है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है समभारिक किसे कहते हैं? तो वो समान द्रव्यमान संख्या को कहते हैं। समभारिक जो है वो समान द्रव्यमान संख्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया? तो वो मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप है वो मोसले ने दिया है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण किस अंगक में होता है? तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब अगला प्रश्न है कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो है एएलयू और सीयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। सीपीयू के ये दो मुख्य भाग हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है शुक्राणु। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे शुक्राणु कहते हैं। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है सीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। सीयू का जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो सीपीयू को कहते हैं।
कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है RAM रैम का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो है अस्थाई मेमोरी है रैम, एक अस्थाई मेमोरी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का ध्वज कितने रंग का होता है? तो वो है सफ़ेद रंग का। ओलंपिक खेलों का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें 5 छल्ले बने होते हैं जो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक का शुभंकर क्या कहलाता है? तो उसे मैस्कॉट कहते हैं। ओलंपिक का शुभंकर को मास्कॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की मशाल कहाँ जलाई जाती है? तो वो ओलंपिया में जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों की जो मशाल है वो ओलंपिया में जलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है? तो वो कहते हैं इंग्लैंड देश को। क्रिकेट का जनक कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो वो होती है 6 गेंदें। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदें होती है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 22 गज। क्रिकेट में पिच की जो लंबाई है वो होती है 22 गज। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद में रख लेना है। और इसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान उपन्यास, जो कि किसानों के जीवन पर आधारित है गोदान पुस्तक। अगला प्रश्न है कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीटेड आया हुआ है। विष्णु शर्मा के जो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र पुस्तक। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है? वो है तुलसीदास जी। रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा है? तो वह है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका खेल में भी देते हैं, साहित्य में और कला में, यानी ये तीनों क्षेत्र में दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, यानी ABC तीनों। अगला प्रश्न पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो द्वितीय श्रेणी का सम्मान है। पद्म भूषण जो है वो द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। अब अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो वो गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं। पद्म पुरस्कारों की जो वितरण है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो वो प्रथम श्रेणी का सम्मान है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो स्वीडन का केंद्रीय बैंक, स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो वो पदक, प्रमाण पत्र व धनराशि दी जाती है। पदक, प्रमाण पत्र व धनराशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार के तौर पे। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला?
तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है सन 1913 में। अगला प्रश्न, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका सही जवाब है भौतिकी में। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है सन 1930 को, उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो सही जवाब है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब किसकी याद में? तो वो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी की याद में हम मनाते हैं 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को हर साल।